नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में। रुक करेंगे बिहार की तमाम खबरों की तरफ और वहीं आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बक्सर में चौसा के 2 पंचायत में चुनाव स्थगित हो गए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर चुनाव स्थगित हो गए और रामपुर और ढीरी में 2 उम्मीदवारों की मौत हुई है और उसके बाद वार्ड सदस्य प्रत्याशी की मौत पर चुनाव स्थगित किया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर चुनाव स्थगित किए गए हैं। बक्सर चौसा के 2 पंचायत में चुनाव स्थगित किए गए और वहीं आपको बता दें रामपुर और ढीरी में 2 उम्मीदवारों की मौत के बाद यह फैसला लिया गया है और वहीं आपको बता दें चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। वार्ड सदस्य प्रत्याशी की मौत पर यह चुनाव स्थगित किया गया है। और वहीं मोतिहारी में पूर्वी चंपारण जिले में अपराधी बेलगाम हो गए और बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे। और सोमवार देर शाम बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई और जबकि एक अन्य जख्मी हो गया और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और घटना पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र स्थित शेखपुरवा चौक के पास की। और वहीं बताया जाता है कि 2 बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अपराधियों की फायरिंग में युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जिसकी पहचान तुर्कलिया थाना क्षेत्र के बड़का अंबा गांव के रहने वाले गुड्डू यादव के रूप में हुई है। और जबकि गोलीबारी में कपड़ा व्यवसायी राज किशोर पांडे भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका भी इलाज चल रहा है। और वहीं आपको बता दें कि घटना के बाद स्थानीय लोगों ने अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अपराधी फायरिंग करते हुए एक बाइक छोड़कर दूसरे बाइक से भाग खड़े हुए। और राजकिशोर पांडे का शेखपुरवा चौक पर कपड़े की दुकान है और घटना को लेकर कई तरह की बातें भी सामने आ रही है। और वहीं मृतक गुड्डू यादव के शराब कारोबार से जुड़े होने की बातें कही जा रही है और गोलीबारी करने वाले अपराधियों को मृतक का साथी बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस मृतक गुड्डू यादव के रिकॉर्ड को खंगालकर अपराधियों तक पहुंचने के प्रयास में जुटी है। और घटना की जानकारी मिलते ही एसपी नवीन चंद्र झा समेत पकड़ी दयाल डीएसपी और कई थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। और एसपी नवीन चंद्र झा ने बताया कि घटना की जांच के लिए पकड़ी दयाल डीएसपी के नेतृत्व में जांच टीम बनाई गई है और जल्द ही घटना का खुलासा कर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और वहीं बिहार में शराबबंदी के बावजूद सिर्फ 6 दिन के अंदर जहरीली शराब पीने से हुई 40 मौतों ने नीतीश सरकार को हिलाकर रख दिया है। और मौतों के आंकड़ों को देखते हुए खुद सीएम नीतीश कुमार एक्शन में आ गए और इसके साथ उन्होंने 16 नवंबर को बिहार में शराबबंदी पर उच्च स्तरीय बैठक बुला ली और बिहार में पहले से ही शराब की बिक्री और उत्पादन पर प्रतिबंध है। ऐसे में माना जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई का ऐलान कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि समय पर कार्रवाई नहीं करने वालों पर एक्शन होगा और वो बच नहीं सकते। और वहीं जिम्मेदारी नहीं निभाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। और वहीं सीएम नीतीश कुमार ने इशारों में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा और उन्होंने कहा कि कुछ लोग केवल बयान देते हैं और करते कुछ नहीं। अगर उनके पास कोई जानकारी है तो पुलिस को क्यों नहीं देते और सूचना देने के बदले केवल पत्र लिखिएगा और मीडिया में बयान दीजिएगा, तो इससे क्या लाभ होगा। और बिहार में जहरीली शराब पीने से हुई मौत अचानक से सामने आई और दीपावली के एक दिन पहले ही यहां कुछ लोगों की मौत हुई और इसके बाद से सिवान, गोपालगंज, बेतिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर जैसे जिलों से मौतों की खबरें सामने आने लगी। और आंकड़ों को देखा जाए तो महज 6 दिन के अंदर ही राज्य में जहरीली शराब से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और इसके बाद प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि अगर कहीं भी कोई बीमार है तो उसकी सूचना पुलिस को दी जाए। और वहीं पटना में नहाय खाए के साथ लोक आस्था का महापर्व यानी छठ पूजा शुरू हो गई और इसे लेकर बाजारों की रौनक भी बढ़ गई है। और पूजा में इस्तेमाल होने वाले मिट्टी के चूल्हा, आम की लकड़ी और बांस के सूप की मांग बढ़ गई है और हर कोई अपने हिसाब से इसकी खरीदारी करने में जुटा है। हालांकि ये सभी चीजें काफी महंगी मिल रही है, फिर भी श्रद्धालु पूजा के लिए ये सामग्री खरीद रहे हैं। और इस पर्व में मिट्टी के चूल्हा और आम की लकड़ी का
काफी महत्व है और राजधानी पटना में मिट्टी की चूल्हा की 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक बेचे जा रहे और वहीं आम की लकड़ी की कीमत 200 रुपए प्रति 5 किलोग्राम तक पहुंच गई है। और वहीं लोग बड़ी संख्या में मिट्टी का चूल्हा और आम की लकड़ियां खरीद रहे हैं और छठ महापर्व में लोग प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर और आम के लकड़ी का भी प्रयोग कर बनाते हैं और इसमें बांस से बने हुए सूप और दोरा का भी उपयोग किया जाता है और इसे खरीदने के लिए मार्केट में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। और मार्केट में मिट्टी का चूल्हा बेच रहे राजेंद्र कुमार का कहना है कि इस बार महंगाई बढ़ी है और यही कारण है कि हम लोग भी महंगी कीमत में सामान को बेच रहे हैं और लोग आ भी रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। और पिछले साल में अच्छा मार्केट है और पिछले साल कोरोना ने सब कुछ खत्म कर दिया था और मिट्टी का चूल्हा खरीदने आई लक्ष्मी देवी का कहना है कि मिट्टी का बर्तन पवित्र होता है और यही कारण है कि छठ पर्व में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और उन्होंने कहा कि बांस के बने हुए जो सूप होते हैं वो सबसे ज्यादा शुद्ध माने जाते हैं और उसमें ही हम लोग भगवान भास्कर को अगर्य देते हैं। और पटना के किदवईपुर से आए सुमन कुमार बताते हैं कि इस बार आम की लकड़ी बहुत महंगी है और 30 रुपए किलो मिल रही है, लेकिन छठ करना है तो खरीदना ही होगा। और वहीं आपको बता दें कि 8 नवंबर को नहाय खाए के साथ छठ पर्व की शुरुआत हो गई है और इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं स्नान करने के नए कपड़े पहनकर पूजा करती है और छठ व्रतियों को नए कपड़े की आवश्यकता होती है और पीले और लाल रंग के कपड़ों की विशेष महत्व होती है। हालांकि दूसरे रंग के कपड़े भी पहने जा सकते हैं। स्नान के बाद ही छठ व्रती चना दाल, कद्दू की सब्जी और चावल का प्रसाद ग्रहण करती है और नहाए खाए से छठ पूजा का आरंभ हो जाता है। और वहीं 9 नवंबर मंगलवार के दिन खरना किया गया और वहीं 10 नवंबर बुधवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य दिया जाएगा और वहीं 11 नवंबर गुरुवार को उदयमीन सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और वहीं बिहार में लोक आस्था के महापर्व छठ की धूम है और त्योहार को लेकर हर तरफ चहल पहल है और छठ घाटों पर उमड़ने वाली भीड़ को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी तैयारी कर ली और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की और कोरोना के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने आम लोगों के लिए गाइडलाइन जारी किया है और विभाग की ओर से त्योहार मनाने वाले लोगों से अनुरोध किया गया है कि जो भी लोग छठ त्योहार मनाने के लिए बाहर से आए उनकी कोरोना जांच जरूर करवा लें और साथ ही पर्व के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि लोक आस्था का महापर्व छठ त्योहार को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह तैयार है और हमने भीड़ भाड़ वाले सभी घाटों पर वैक्सीनेशन और जांच की व्यवस्था की है। और साथ ही आम लोगों से विभाग द्वारा अनुरोध किया गया है कि छठ घाटों पर आधे आदमी शाम को अर्घ्य देने जाएं और बाकी बचे आदमी सुबह में जाएं। इससे भीड़ भाड़ को टाला जा सकता है। और वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि छठ घाटों पर श्रद्धालु कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रखें और आपको बताएं कि सोमवार को नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय छठ की शुरुआत हो चुकी है और पूजा के दूसरे दिन यानी मंगलवार को खरना हुआ और खरना को लोंडा भी कहा जाता है और इस दिन महिलाएं पूरा दिन व्रत रखती है और शाम को मिट्टी के चूल्हे पर खीर का प्रसाद बनाती है। और वहीं 10 नवंबर बुधवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य दिया जाएगा और वहीं 11 नवंबर गुरुवार को उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और इसी के साथ ही छठ पूजा का समापन हो जाता है। और वहीं सासाराम में रोहतास पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी और पुलिस ने जिला मुख्यालय सासाराम के नगर थाना क्षेत्र से सुनील कुमार सोनकर हत्याकांड में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से देसी कट्टा भी बरामद किया गया और सभी से पूछताछ की जा रही है। और रोहतास के एसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि शनिवार की रात शोभागंज नीमटोली में रहने वाले युवक सुनील की हत्या कर दी गई थी और जिस मामले में 3 लोगों को गुप्त सूचना के आधार पर जाल बिछाकर गिरफ्तार किया गया और साथ ही उनके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ। और वहीं एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों ने आपको बता दें जो गिरफ्तार अपराधियों में जगन कटीक, बादल बहेलिया और अमजद गद्दी शामिल है और इन्हें अटखंबा इलाके से गिरफ्तार किया गया। और उन्होंने कहा कि सुनील सोनकर हत्याकांड को यही तीनों ने मिलकर अंजाम दिया था और महज 30 घंटे में हत्या के तीनों आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और वहीं आपको बता दें कि सुनील कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सासाराम के एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था
और वहीं जानकारी मिली कि वारदात में शामिल तीनों यहां घूम रहे थे, जिसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और स्पीडी ट्रायल के जरिए इन्हें जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि सुनील सोनकर तकिया बाजार इलाके का रहने वाला था और आलमगंज में किराए पर रहता था और जुआ खेलने के दौरान आपस में ही दोस्तों के बीच विवाद हो गया और तभी एक ने कमर से लोडेड हथियार निकाला और सुनील को शूट कर दिया। और वहीं आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। और वहीं पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 देशत मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित जनता दरबार में लोगों की फरियाद सुनी और उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे 160 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए। और जनता दरबार में सामान्य प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के मामलों पर सुनवाई हुई। और इस दौरान बक्सर से आए एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से कहा कि भोजपुरी गाने और फिल्मों में अश्लीलता रोकने की जरूरत है। और फरियादी ने मुख्यमंत्री से यह भी कहा कि भोजपुरी गाने और फिल्मों के नाम पर खुलेआम अश्लीलता परोसी जा रही है और इस पर सीएम ने संबंधित विभाग को इस पर समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। और वहीं भागलपुर से आई एक महिला ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि आंगनवाड़ी सेविका के चयन में गड़बड़ी की जा रही है। और एक दूसरी महिला ने मुख्यमंत्री से फरियाद करते हुए कहा कि उनके पति की मौत कोरोना से हो गई है। सरकार की तरफ से जो देय राशि है वो उन्हें अब तक नहीं मिल पाई है। और वहीं मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग से कहा कि जितने लोगों को सहायता राशि नहीं मिली है उन लोगों को जल्द इसका लाभ दिलाएं। और इस दौरान एक लड़की ने मुख्यमंत्री से फरियाद करते हुए कहा कि पिता शिक्षक थे और 2019 में ही उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी जगह अनुकंपा पर हमें नौकरी नहीं दी जा रही है। लड़की की गुहार पर मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। और वहीं शिक्षक दिवस और शिक्षा दिवस के बाद अब हर साल राष्ट्रीय शिक्षक पर्व का आयोजन होगा और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्णय के बाद बिहार में भी इसे लागू करने की तैयारी हो रही है। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कई विषयों में चयनित बेहतरीन शिक्षकों को शिक्षक पर्व के मौके पर सम्मानित किया जाएगा। और केंद्र सरकार के इस निर्देश के बाद शिक्षक पर्व को लेकर बिहार में सरकारी और निजी स्कूलों के क्वालिटी टीचर को चिन्हित करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और इसके लिए राज्य स्तर पर नोडल पदाधिकारी नामित किए गए। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस बारे में दिशा निर्देश जारी किया। वहीं आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति के तहत 10 विभिन्न विषयों में पहले जिला और राज्य स्तर पर बेहतरीन शिक्षकों का चयन होगा और शिक्षकों की प्रतिभा और उनके सीखने की प्रक्रिया और उनके द्वारा कराए गए इनोवेशन को मान्यता देने के लिए नेशनल लेवल पर एनसीईआरटी द्वारा नेशनल टीचर रिसोर्स रिपोजिटरी बनाया जाएगा। और इसमें देश भर के सभी राज्यों के शिक्षक होंगे और इसके लिए पहले राज्य स्तर पर स्टेट टीचर रिसोर्सेज रिपोजिटरी बनानी होगी। और इसमें शिक्षक पर्व के तय मानकों पर खड़ा उतरने वाले और एनईपी के सभी 10 विषयों में सरकारी और निजी स्कूल के 15 से 20 शिक्षकों को चिन्हित किया जाएगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि स्टेट टीचर रिसोर्स के तहत राज्य के सभी सरकारी स्कूल, मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल और रेलवे स्कूल के शिक्षक अपना आवेदन दे सकते हैं। और आवेदन को 5 साल का शिक्षण, शोध प्रशिक्षण, शिक्षकों के प्रशिक्षण, संचालन और नेतृत्व प्रदर्शन का अनुभव होना चाहिए। और सभी जिलों में 9 नवंबर तक जिला चयन समिति के गठन के बाद 18 नवंबर तक शिक्षक अपना आवेदन जमा करा सकते हैं। और जिला स्तर पर कार्यशाला कर आवेदक शिक्षकों में से थीमवार 2-3 शिक्षकों का चयन 20 से 23 नवंबर के बीच करते हुए और 24 तारीख तक राज्य मुख्यालय को चयनितों की सूची भेजनी होगी। और राज्य स्तरीय समिति द्वारा 26 से 29 नवंबर के बीच शिक्षकों का चयन होगा। वहीं शिक्षक पर्व के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों के चयन के लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई है और जिला स्तर की कमेटी के अध्यक्ष जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे और इसमें एक राज्य का प्रतिनिधि और एक डीएम द्वारा नामित शिक्षाविद भी होंगे। और वहीं राज्य स्तरीय कमेटी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित हुई है।
और वहीं छठ पूजा को लेकर राजधानी पटना के ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया और 10 और 11 नवंबर को कई मार्गों पर गाड़ियों की आवाजाही पर रोक रहेगी। और पटना जिला प्रशासन के मुताबिक अशोक राजपथ से कारगिल चौक से पूरब दीदरागंज तक किसी भी वाहन का परिचालन नहीं होगा और 10 तारीख को 2 बजे दिन के बाद और 11 तारीख के 3 बजे सुबह के बाद दीघा मोड़ से आशियाना तक वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी और इन मार्गों पर परिचालन पूरी तरह से बंद रखा गया। और इसके साथ ही पीपा पुल घाट, दीघा घाट, शिवा घाट, मीनार घाट पर छठ व्रतियों के लिए वाहन के पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और वहीं कुर्जी घाट, एलसीटी घाट, राजापुर घाट और वहीं पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज जाने वाले छठ व्रतियों के लिए वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और नगर बस सेवा पटना जंक्शन जीपीओ होते हुए बेली रोड से दानापुर खगोल जाने वाली बस किसी भी परिस्थिति में गांधी मैदान नहीं जाएंगी और जबकि पीपा पुल घाट पर जाने वाले लोगों के लिए दानापुर टेम्पो स्टैंड में पार्किंग की व्यवस्था की गई है और जबकि दीघा घाट पर जाने वाले लोगों के लिए जेपी सेतु के आसपास पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और वहीं कलेक्ट्रेट घाट, महेंद्रू घाट, काली घाट, कदम घाट, पटना कॉलेज घाट और जाने वाले छात्रवृत्तियों के लिए गांधी मैदान, पटना कॉलेज और साइंस कॉलेज के अंदर पार्किंग की व्यवस्था की गई। और वहीं बीएमपी 5 के तालाब में छठ व्रतियों के लिए वाहन की व्यवस्था भी वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में की गई है। और वहीं कोरोना काल के बाद पहली बार मनाए जा रहे छठ को लेकर लोगों में खास उत्साह है। दूसरे प्रदेशों में रहने वाले बिहारी इस त्योहार में शरीक होने के लिए अपने अपने घर आ रहे हैं और इसी दौरान दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों से आने वाले ट्रेनों में लगातार भीड़ देखी जा रही और रेलवे द्वारा इस अवसर पर कई स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही। इसके बावजूद यात्रियों को ट्रेन में कंफर्म बर्थ नहीं मिल पा रहा है और इस बीच हजारों लोग ट्रेन की जगह हवाई उड़ान के माध्यम से अपने घर को लौट रहे हैं। और इस सिलसिले में पटना एयरपोर्ट ने 7 नवंबर को नया कीर्तिमान बनाया और यहां एक दिन में 16,000 से ज़्यादा पैसेंजर पटना एयरपोर्ट से यात्रा की है और ये यात्रा 108 फ्लाइट के जरिए की गई। और कोविड-19 के बाद ये पहला मौका है जब एक दिन में 16,000 से ज़्यादा यात्रियों ने पटना एयरपोर्ट से यात्रा किया है। और इसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक ट्वीट के जरिए खुशी भी जाहिर की है और इस ट्वीट के मुताबिक 7 नवंबर का दिन पटना एयरपोर्ट के लिए खास रहा और इस दिन 108 फ्लाइट्स के लिए 16,615 लोगों ने यात्रा की है, जबकि इससे पहले 24 नवंबर 2019 को 16,240 यात्रियों ने सबसे ज़्यादा यात्रा की थी।